नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ और नेक्स्ट टीचर पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। ये जो इम्पोर्टेंट लेक्चर की सीरीज़ है खासतौर से जीएस को लेके, इसके अंतर्गत आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, है ना? डीएसएसबी या आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सुपर टेट बोल लीजिए या एलटी ग्रेड, है ना? या टीजीटी, पीजीटी, जिसमें भी जीएस का पोर्शन आपका आना है वो, प्लस टीजीटी सोशल साइंस, इसका जो जीएस के साथ एक पैटर्न बैठता है ना, वो भी इसमें काफ़ी कुछ कवर होगा। ये बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है और इसमें करीब 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 12 से 15 हज़ार क्वेश्चन है और अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चंस कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका लगभग 80 to 90% पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा जो लगातार जीएस को पढ़ रहे हैं। यहाँ आपको सिर्फ वही क्वेश्चन दिखेंगे जो परीक्षा में आते हैं, अलग अलग परीक्षाओं से लिए गए हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट या कह लीजिए या कि एक बहुत बड़ा चंक, चाहे वो डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर हो जाए, सुपर टेट के प्रीवियस ईयर हो जाए, चाहे वो इवन एसएससी के लिए भी बेनिफिशियल होगा, तो एक ज़बरदस्त चंक है। चलिए कोशिश करते हैं और मैं जल्द ही इसका लाइव सेशन के साथ लूंगा। लाइव सेशन में इसमें और मजा आता है बिकॉज एक्सप्लेनेशन डिटेल डिस्कशन के साथ चीज़ें चलती हैं। एक ऑप्शन दिया, उस ऑप्शन से 10 क्वेश्चन बने, असली खेल वहाँ शुरू होता है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये बेसिकली क्वेश्चन के रूप में पूछे गए, फिर उनसे हमने ब्रांचेज में आंसर रेडी कराए हैं या डिस्कशन में एक क्वेश्चन के साथ अनेक क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अगर नोट करेंगे तो असली फायदा होगा बिकॉज वीडियो देख के निकल जाने का कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट टीचर जो कि प्योरली डेडिकेटेड है टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए, टीजीटी पीजीटी प्राइमरी, है ना? चाहे केवीएस दे रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे डीएसएसबी की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे रीट दे रहे हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिहार का जो भी टीचर वाला होने वाले एग्जाम, ये थर्ड जो वैकेंसी है उसमें जीएस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। सिर्फ बिहार स्पेशल जगह छोड़ दे तो चलिए समय वेस्ट नहीं करेंगे और चीज़ों को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जल्द ही लाइव सेशन मैं लूंगा तो लाइव सेशन की टाइमिंग आप लोग बता दीजिए कौन से टाइम आपको सही रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ज़्यादा अच्छे से चीज़ें ले पाएंगे। देखो, पंचायती राज सिस्टम, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा ना जाता हो। पंचायती राज मतलब 3 टियर सिस्टम। आपको जो पता है कि संविधान में पहले पंचायतों के विषय में सिर्फ आर्टिकल 40 में बात कही गई थी। पहला क्वेश्चन तो यही है कि आर्टिकल 40 में ही बात कही गई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें पावर नहीं दी गई थी। आपको पता है कि 36 से 51 आर्टिकल जो हैं वो डीपीएसपीज हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। वो वेलफेयर स्टेट की कामना करने के लिए कुछ एडवाइजरी दी गई है लेजिस्लेटिव को कि हाँ आप इस विषय में कानून बना लीजिए तो भारत एक वेलफेयर राज्य या कल्याणकारी राज्य बन जाएगा, है ना? साधारण सी बात है। तो उसमें आर्टिकल 40 में बोला गया था कि देश में पंचायती राज सिस्टम हो, है ना? लेकिन संविधान में कहीं और भी जिसका जिक्र नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत था। क्वेश्चन देखो कितने कितने आते हैं। पंचायती राज का सीधे क्वेश्चन आपके टीजीटी में आएगा, इसके साथ जीएस में क्वेश्चन आता है। पंचायती राज का मतलब पंचायत के स्तर पे या ग्रामीण स्तर पे, है ना, सत्ता का निर्माण करना। इसका क्या लक्ष्य है? पहला, सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना? मतलब कि जो पावर है वो निचले स्तर तक पहुंचाना। अगर सत्ता के जितने कम केंद्र रहे, कम जगह कम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा पावर का, पावर उतनी ज्यादा सेंट्रलाइज हो जाएगी और सेंट्रलाइज पावर एटोक्रेसी की ओर जाती है, तानाशाही की ओर जाती है। और जितना सत्ता के अलग अलग केंद्र रहेंगे तो जो लोकतंत्र है वो और मजबूत होगा बिकॉज जो निचले स्तर का व्यक्ति है वो भी अपने आप को सत्ता से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। सोचिए, किसी केंद्र सरकार होती, राज्य सरकार पे नहीं होती, पंचायतें पे नहीं होती, तो सत्ता क्या आम आदमी के आसपास दिखती भी? जी नहीं। इसीलिए तो भारत में तीसरे स्तर पर जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ उसको पंचायती राज व्यवस्था बोलेगी। किस आर्टिकल के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? क्योंकि शुरू में तो इसका ये था ही नहीं हमारे संविधान में, तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हुई। फिर 1993-94 का जो काल है बहुत इंपॉर्टेंट रहा। आर्टिकल 73 और आर्टिकल 74 के अंतर्गत भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कितने सारे क्वेश्चन हो गए ना यहाँ पे। अब जो 73वां संविधान संशोधन था वो ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ था, ग्रामीण क्षेत्रों के, और 74वां संविधान संशोधन जो शहरों में किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था काम करे उसके ऊपर था। इसके अंतर्गत किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया? आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 ए बी सी डी से जो सब सुनते हो ना, ये अमेंडमेंट होते हैं सारे। अमेंडमेंट मतलब जो पहले का कानून था उसमें कुछ नई चीज जोड़ना। ए से लेके ओ तक अमेंडमेंट हुए हैं इनके अंदर मिला लो तो, ठीक है ना? तो ये क्या कितने इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे। और इसी के तहत नई व्यवस्थाएं लागू हो पाई, जिसको आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान या बीडीसी या ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष इसको बोलते हैं। शहरों में नगर निगम, काउंसलर, नगर पार्षद, है ना, नगर पालिका, नगर निगम, ये सारे इसी से आते हैं। क्लियर है?
अब देखो इसमें कितने सारे, मैंने जो कितनी लाइनें बोली हैं, कितने सारे क्वेश्चन बन गए। इसका मजा तब है जब आपने इसको रिवाइज किया हुआ हो। अब देखिए 243 अनुच्छेद में इसके लिए संशोधन किया गया था। अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस कमिटी की अनुशंसा पे दिया गया। बहुत सारी कमिटियां आई थी। बलवंत राय मेहता कितनी फेमस कमेटी है, इसने सबसे पहले बोला था कि भैया देश में ना 3 लेयर की सत्ता होनी चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, बोला था ना 3 टियर की, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतें हो, ब्लॉक लेवल पे पंचायत हो और जिला लेवल पे पंचायत हो। उन्हीं की बात तो मानी गई थी। लेकिन संविधान में इसके लिए संशोधन करके इसको संवैधानिक कानून बनाया जाए, ये बात किसने बोली थी? एमएल सिंघवी कमेटी ने बोली थी। एमएल सिंघवी कमेटी, तो इस पे क्वेश्चन खूब आता है पेपर में, ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है। इस सिर्फ एक पेज से अभी आपके करीब 10 क्वेश्चन हो गए हैं। इस पेज को देखते रहना बस। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। यस, लेकिन इससे पहले प्रयोग के रूप में आंध्र प्रदेश में इसका प्रयोग किया जा चुका था सफल, और उसके बाद सफलतापूर्वक 2 अक्टूबर 1959 को इसको सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। 2 अक्टूबर ही क्यों चुना गया? बिकॉज गांधी जी का व्यू था ये। गांधी जी का मानना था कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, इसीलिए उनके जन्मदिन को चुना गया था। ठीक है, तो कारण क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण, जनता का की सहभागिता, लोकतंत्र को मजबूत करना। ठीक, 92 में ये अमेंडमेंट हुए। ठीक है, 92-93 में, इसको ध्यान देना है। अब देखिए ये हो गया पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को, बच्चे की पॉइंट्स है, महिलाओं को 33% आरक्षण भी है ना। बाकी लगभग सारी चीजें वैसी हैं जैसे हम सरकारों को वोट देते ना, वैसे प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही इसमें चुनाव होता है। और कुछ जो स्तर पे अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जो बेसिक लेवल होता है जैसे ग्राम पंचायत या काउंसलर लेवल पे, वहां तो जनता डायरेक्ट वोट देती है। इसके बाद जो और ऊपर जैसे कि शहरों में मेयर चुनते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रमुख चुनते हैं, ये अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। ठीक, क्लियर है? अब देखिए इसमें अगर हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चले, इसमें तो बेसिकली क्वेश्चन ही है कि कई बार हम बहुत डिटेल में करने लगेंगे ना, फिर वो थ्योरेटिकल ज्यादा हो जाएगा। तो मैं तो जब समझाने लगता हूँ तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप जीएस को अच्छे से करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेक्चर्स जरूर देखिएगा, इनके नोट्स अपने शब्दों में बनाइएगा। मैं चाहूँ तो आपको फटाफट पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ तो आपके मोबाइल में दुनिया भर की पड़ी होंगी, लेकिन फायदा तब है जब आप खुद से नोट्स बनाए ईमानदारी के साथ। ठीक, अब इस सीरीज का फायदा क्या है कि मिक्सअप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, हर अलग अलग टॉपिक के अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। मजा इस चीज का है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैच करिए कि कौन किससे रिलेटेड है। कैग है ना, जो हमारे एक प्रकार से भारत सरकार का ऑडिटर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, एक प्रकार से भारत सरकार के जितना भी लेखा जोखा होता है उसके कार्यों की, उसके फाइनेंशियल वर्क्स की ऑडिट करना है ना, कैग का पद है। ये किससे जुड़ा हुआ? इधर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इससे रिलेटेड आर्टिकल लिखे हुए हैं। कैग रिलेटेड है आर्टिकल 148 से। ठीक है, फाइनेंस कमीशन रिलेटेड है आर्टिकल 280 से, प्रशासनिक अधिकरण रिलेटेड है आर्टिकल 323A से, और यूपीएससी रिलेटेड है आर्टिकल 315 से। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। कैग क्या है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, भारत के जो सर्वोच्च एक प्रकार से ऑडिटर है ना, इनका ये संवैधानिक पद है और इसकी केंद्र के द्वारा नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 148 के तहत ये पद आता है। बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंस है इस पद की। ठीक है, संविधान में जिस पद की का जिक्र है ना, वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत आता है। वर्तमान में कौन सा फाइनेंस कमीशन बना हुआ है? 16th फाइनेंस कमीशन है ना। कौन है इसके चेयरमैन? फाइनेंस कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है इस समय? आर वेंकट रामन या रामनी। ठीक है ना, ध्यान देना। ये फाइनेंस कमीशन जो बेसिकली होता है, ठीक, आर वेंकट रमन है ना, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा एक बार, मुझे जरा देखना पड़ेगा क्योंकि कई बार चीजें ना कंफ्यूजन वाली हो जाती है। सॉरी, यस, अरविंद पनगड़िया है। यस, आर वेंकट रमन ना, ये हमारे देश के अटॉर्नी जनरल हैं। मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था। अरविंद पनगड़िया ये भारत सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर भी पहले रह चुके थे। अरविंद पनगड़िया जी फिर नीति आयोग के ये चेयरमैन भी रह चुके थे। नीति आयोग जो बहुत इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके 2015 में बना था। तो इस समय
16वां जो वित्त आयोग है, इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। और ये कमीशन क्यों बनाया जाता है आर्टिकल 280 के तहत? इसका होता है केंद्र और राज्यों में राजस्व का बंटवारा करना, जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा ना, वो कितना केंद्र को मिलेगा, कितना राज्य को, इसके लिए फाइनेंस कमीशन पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, बिल्कुल। इससे पहले कौन थे? एन के सिंह जी थे, राज्यसभा के मेंबर। अब देखिए इसके बाद यूपीएससी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूपीएससी है 315 आर्टिकल। यूपीएससी हमारे देश की एक एपिटॉम बॉडी है जो कि ग्रुप ए सर्विसेज देती है केंद्रीय सरकार के लिए, ऑफिसर्स का चुनाव करती है, ऑफिसर्स को सेलेक्ट करती है परीक्षाओं के द्वारा ना, जो आईएएस आईपीएस जिनको आप साधारण भाषा में जाने, वो सारे कार्य यूपीएससी ही करती है। इसके चेयरमैन, इसके सदस्यों का चयन भी संसद के द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, संवैधानिक संस्था है और संविधान के 315 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। तो ये क्लियर हो गया। अब प्रशासनिक अधिकरण का जिक्र किया गया आर्टिकल 323 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ये पहले पीडीएफ बनी तो उसमें 15वां था, क्योंकि 16वां जस्ट कुछ दिन पहले ही आया है ये ऑल इंडिया। हाँ, अब ये प्रशासनिक अधिकरण तो पता है आप लोगों को, जो कैट की तरह जो बॉडी, तो कैट जिसे बोलते हैं, जो कि सर्विसेज में जो लोग होते हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जो अथराइज बॉडी बनती है। अब देखिए ये हमारे ना डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में आपको ह्यूमन बॉडी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ह्यूमन बॉडी में एक तो आपको पढ़ना होता है हमारे ऑर्गन्स, ठीक, और फिर उन ऑर्गन्स के साथ आती हैं डिजीज, बीमारियां। डिजीज होती हैं दो प्रकार की, एक तो जो डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं और एक लाइफस्टाइल डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज जो किसी बीमारी की वजह से, जो मतलब किसी चीज़ की कमी की वजह से हमें हो जाती हैं, और लाइफस्टाइल डिजीज जो हमारे रहन सहन, हमारे खान पान की वजह से हमें हो जाती हैं। और ये परीक्षाओं में इससे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखेंगे तो साइंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन ही हमारे ह्यूमन बॉडी और उसके स्ट्रक्चर, उसकी समस्याओं को लेके जुड़ा हुआ है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर कई बार को परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है डायबिटीज, है ना। तो डायबिटीज से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं इसमें सारे क्लियर हैं, और इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं फटाफट बता दूंगा। डायबिटीज क्या होता है? साधारण भाषा में इसे बोलते हैं शुगर, आप बोलते होंगे। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसकी ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे ब्लड में एक सर्टेन लेवल के बाद ये कंडीशन जब बनी रहती है तो उस सिचुएशन को डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, DM, डायबिटीज मेलिटस। ये बेसिकली दो टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2। डायबिटीज मेलिटस जो टाइप 1 होती है उसमें, अब देखिए इसमें थोड़ा और डिटेल हो जाते हैं। ये स्थिति बनती क्यों है? क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तो हम ग्लूकोज को ही खाते हैं, है ना। खाने में ग्लूकोज होता है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। तो हमारा जो पेनक्रियास है, हमारा एक ऑर्गन है इंपॉर्टेंट, पेनक्रियास से एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कह लीजिए एक हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसे इंसुलिन बोलते हैं आप लोग, है ना। और वो इंसुलिन जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज को रिड्यूस कर देता है, या कहिए कि नष्ट कर देता है। और यही काम चलता रहता है। जितना अच्छे से इंसुलिन बनेगा उतना ही ग्लूकोज जल्दी नष्ट होगा और व्यक्ति को है ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं होगा। लेकिन जब धीरे धीरे किसी कारणवश ये इंसुलिन निकलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो इस समस्या को बोलते हैं डायबिटीज, बिकॉज ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बनी हुई रहती है। तो इस सिचुएशन में दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज है उसमें इंसुलिन बिल्कुल से जनरेट नहीं होता है, सिक्रेट ही नहीं होता है ना। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। उसमें फिर इंसुलिन को बाहर से दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, आप लोगों ने देखा होगा लोग इंजेक्शन लगाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? जिसमें इंसुलिन सिक्रेशन होता है, इंसुलिन निकलता है पेनक्रियास से, अग्नाशय से, लेकिन वो सही से उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, उतनी मात्रा में नहीं निकल पाता है, इसलिए ग्लूकोज का लेवल बहुत अच्छे लेवल से कम नहीं हो पाता है। तो उसको फिर दवाई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो शुगर के या डायबिटीज की बीमारी में जो ट्रीटमेंट देने वाली जो दवाई होती है उसे क्या बोलते हैं? मेटाफॉर्मिन। उस सॉल्ट को पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है, मेटाफॉर्मिन। ठीक है, इसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूर ध्यान देना है। डायबिटीज़ कितने प्रकार की है मैंने बता दिया, टाइप 1, टाइप 2 बता दिया, और ये बहुत खराब बीमारी है ना। और इसमें उन कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जिन चीज़ों में ज़्यादा हो वो चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना। तो आपको देखना होगा कि जब डायबिटीज़ मेलिटिस में किस प्रकार की फूड को या खाने को मना किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट रिच, है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वो खाना नहीं खाना। इसीलिए आलू या राइस, है ना, या ऐसी कोई तली हुई चीज़ें जिससे कि बहुत जल्दी आपको ग्लूकोज मिलता हो, बनाना, है ना, वो नहीं खाया जाता है। नेक्स्ट टाइप 2 को बता दें, जीवन से संबंधित है। इसकी नॉर्मल रेंजेस आपको पता है, अगर आप बिना खाना खाए अगर उसको मेजर करें तो 70 से 100 mm होना चाहिए आपका ग्लूकोज, है ना, और खाने के बाद 140 तक। ये नॉर्मली पेपर में खैर ये नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आर्टिकल 76 से रिलेटेड है, अनुच्छेद 76। पेपर में यही आएगा, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है?
आर्टिकल 76 क्या किससे रिलेटेड है? आंसर होगा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक, भारत के महान्यायवादी मतलब भारत सरकार के वकील, साधारण भाषा में भारत सरकार के वकील, और ये संवैधानिक पद है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं ये हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और इनके एक असिस्टेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल, एसजी, सॉलिसिटर जनरल। तो भारत के इस समय अटॉर्नी जनरल कौन है? जो मैंने बताया था, आर वेंकटरमन जी। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता जी। ठीक है, ध्यान देना है इनको, ये नाम भी आ जाते पेपर में। संविधान के अनुच्छेद 76 में इनका जिक्र है और इनके पास बड़े राइट हैं। लोकसभा में अपना पक्ष रख सकते हैं, लोकसभा में बोल भी सकते हैं, बस ये वोट नहीं देते हैं। पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि लोकसभा की बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक, अपनी रिपोर्ट भी रख सकते हैं, लेकिन ये उसमें वोट नहीं दे सकते। जब संसद में वोट हो रहा हो किसी मैटर के ऊपर तो इनका वोट काउंट नहीं होगा या इनका वोटिंग राइट नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। जब ये पीडीएफ बनी थी तब ये के गोपाल थे, के वेणुगोपाल थे। चलिए अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आया हुआ है। इसका ऑर्डर लगाना कि कौन सी घटना कब हुई। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, हरित क्रांति कब आई। तो सबसे पहले आई हरित क्रांति 1960 से 70 के दशक में, है ना। ये 10 साल में जब हम लगातार 2 युद्ध और एक सूखा झेल गए थे, 1962, 1965 में, फिर 1967 में सूखा आया, तो MS स्वामीनाथन की कृपा थी कि हमारे देश में हरित क्रांति का जनन हुआ। जो हाई यील्ड जो बीज, उनका उत्पादन बढ़ा, उनके द्वारा जो हमारी ज़मीन की पैदावार बहुत तेज़ी से बढ़ गई और हमारे अन्नों का बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई, है ना। और इस घटना को ही हरित क्रांति बोला गया। इसीलिए भारत इस घटना के बाद ही सेल्फ रिलायंट हो पाया, सक्षम हो पाया अपने पैरों पर, अपने अनाज को, अपने जनता का पेट भर सके। उससे पहले तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था। खासतौर से गेहूं के क्षेत्र में क्रांति आई थी, जो पश्चिम भारत है यहाँ पे क्रांति का क्षेत्र था मुख्य। ठीक, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी काल में 1969 में हुआ था। गरीबी हटाओ 1971 में, 5वें फाइनेंस कमीशन में, प्लानिंग कमीशन में 5वें जो योजना आयोग था, उस योजना आयोग था, उसमें इसका नारा दिया था गरीबी हटाओ का। तो आपको ये याद रखना है, ऐसे था। ठीक, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भारत में इसके जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। दुनिया में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है ना, ये मैक्सिको के थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और ये हरित क्रांति जो वर्ड था वो विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था, अमेरिकी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे वो। ठीक, चलने तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विटामिन डी। विटामिन डी के ऊपर क्वेश्चन खूब आते हैं। विटामिन डी बेसिकली क्या है? विटामिन एक न्यूट्रिशन है, विटामिन एक न्यूट्रिशन है जो कि हमको इम्यूनिटी देता है। क्वेश्चन ये भी आएगा विटामिन क्या देता है? इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाता है, एनर्जी नहीं देता है। हम आपको पता है ना बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है विटामिन। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं विटामिन की गोली खा लेना, इसीलिए ताकि आप जल्दी ठीक हो जाए। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, प्रोटीन एनर्जी देता है, फैट एनर्जी देता है, विटामिन एनर्जी नहीं देता, मिनरल एनर्जी नहीं देती, फाइबर एनर्जी नहीं देती। ठीक है, ध्यान देना। तो विटामिन बेसिकली हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और इसमें विटामिन डी है बच्चे, इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे विटामिन है, ए से लेके ए, बी कॉम्प्लेक्स, C, D, E, K, है ना, कई सारे हैं। तो विटामिन डी की बात करें, रैंडम क्वेश्चन है सारे, रैंडम क्वेश्चन, मजा इसीलिए आएगा आप लोगों को। अब देखिए विटामिन डी एक का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। ये आपके शरीर में कैल्शियम का संश्लेषण करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कितना भी दूध पीजिए, अगर विटामिन डी नहीं है तो आपका कैल्शियम उसमें से सेंसाइज नहीं हो पाएगा। उसके बाद धूप से मिलने वाला एकमात्र विटामिन यही है, धूप से जो मिलता है। ठीक है, ये अगर ना हो हमारे शरीर में तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, रिकेट्स वाली बीमारी हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस, जो पीठे, जो हड्डियां नरम हो जाती हैं, लोग झुक जाते हैं पीठे, बुजुर्गों की देखिए आप लोगों ने, हड्डियों का नरम हो जाना यही होता है। बिकॉज कैल्शियम नहीं मिलेगा, विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है तो हमें बहुत से प्रकार की बीमारियां होने की आशंका रह जाती है। साधारण रूप से इसकी हमें, अगर आप इंडियंस जो हैं उनका विटामिन हमेशा कम ही रहता है। अभी विटामिन D3 का टेस्ट करा के आप देखना, बहुत कम मिलेगा, है ना, क्योंकि हम लोग धूप के एक्सपोजर में कम रहते हैं। हमारा खान पान भी इस प्रकार का है कि विटामिन डी जल्दी नहीं ले पाते। नेक्स्ट चलें तो देखो सारे क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, रिकेट्स ना, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन गायत्री मंत्र को लेके। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है,
हमारा जैसे से पुराना वेद है ऋग्वेद। टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद। उसमें से ओल्डेस्ट वेदा क्या है? ऋग्वेद। ठीक, 1028 सूक्तियां हैं, उसमें गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। कितने मंडल हैं उसमें? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ये किससे लिया गया है? तीसरे मंडल से। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है हमारे मेडिवल हिस्ट्री से, मध्यकालीन भारत से। डीएसएसबी की परीक्षाओं में मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन पूछा जाता है। दारुल शिफा किस डिपार्टमेंट का नाम था? दारुल शफा, शफा जो ये फारसी में आप लोग को मतलब अस्पताल को बोलते हैं। तो दारुल शफा मतलब ये डिपार्टमेंट बनाया था किसने? एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ये मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था, तुगलक डायनेस्टी में हुआ। बहुत ही बड़ा धर्मांध था ना। इसने बड़े शहर, 5 नगर, 5 नहर, 5 शहर, नहरें भी इसने बहुत निर्माण कराई थी जो आप पश्चिम भारत में देखेंगे। फिर बड़े नगर भी इसने बनाए, जैसे हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, है ना, हिसार, ये सारे नगर इसने ही बसाए थे। इंपॉर्टेंट है ये। तो दारुल शिफा स्वास्थ्य विभाग किसने स्थापित कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, और कौन कौन से शहर बसाए थे बता दिया मैंने आपको। इसमें फिरोजपुर भी लिख लेना आप। अब साइमन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। साइमन कमीशन क्यों आया था? कितना इजी सा क्वेश्चन है, गुण क्वेश्चन बनेंगे इससे। साइमन कमीशन 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था उसको रिव्यू करने के लिए 1927 में आया था। तो बोला गया था कि 10 साल के बाद इसको रिव्यू करेंगे। तो 2 साल पहले आ गए, लेकिन उसमें कोई ना इंडियन था ही नहीं। 3 लोग की कमेटी थी, तीनों विदेशी थे। उसमें जॉन साइमन जो थे अध्यक्ष थे उसके। तो इसका विरोध हुआ हर जगह, है ना। ये बेसिकली एक प्रकार से भारत में कानून लाना, एक प्रकार से संविधान बनाने के लिए आया था ना। कानून मतलब संविधान। उसमें इंडियन तो होना चाहिए था, यही विरोध था इसका। और इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ। और इस विरोध से नाराज होकर ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को पहली बार बोला कि ठीक है तुम कुछ बना के दिखाओ। तो पहली बार भारतीयों के द्वारा कोशिश की गई थी 1928 में। मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 9 और लोगों की टीम थी, कमेटी बनी थी, जिसने पहली बार 1928 में अपना कानून फ्रेम किया था। और वो रिपोर्ट दी थी अंग्रेजों को, लॉर्ड बर्केनहेड के कहने पे। और उस रिपोर्ट को बोला गया था नेहरू रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को क्या बोला गया था? नेहरू रिपोर्ट। बड़ी आइकॉनिक रिपोर्ट थी भाई वो। पहली बार कोशिश की गई थी भारतीयों के द्वारा। और इसी रिपोर्ट को बोला कि यही रिपोर्ट मापी जाएगी। इसी रिपोर्ट से अब यही जो कानून लागू करो आप, आपने बनवा लिया हमसे तो। और 1 वर्ष का टाइम दिया था अंग्रेजों को। जब अंग्रेज ने इसको नहीं लागू किया तब वही 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्योंकि इस 1928 वाले में तो डोमिनियन स्टेटस पे ही राजी थे इंडियन, कि ठीक है तुम ऊपर, हमारे ऊपर है ना, हम अपना शासन खुद चला लेंगे। लेकिन जब इन्होंने ये नहीं माना तो बोला ठीक है बच्चे, अब हम पूर्ण स्वराज ही लेके चलेंगे। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन, फेमस लाहौर वाला, रावी नदी के तट पे जो झंडा फहराया गया रात के 12 बजे। और इसी के उपलक्ष्य में 1930 में 26 जनवरी को पहली बार भारत स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी हमारे संविधान से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, डन। नेक्स्ट है, ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां। हरित क्रांति किससे जुड़ी है? खाद्यान्न से, फूड ग्रेन से, खासतौर से गेहूं से। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? दूध के उत्पादन से। नीली क्रांति किससे जुड़ी है? मछली के उत्पादन से। भूरी क्रांति या ग्रे क्रांति किससे रिलेटेड है? उर्वरक या फर्टिलाइजर के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे जुड़ी हुई है? झींगा या प्रॉन के उत्पादन से, समुद्री खाना है। पीली क्रांति दाल से, पल्सेस से। रेड क्रांति मांस से। सिल्वर क्रांति अंडे से। और गोल्ड क्रांति फल से। मजा आएगा कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे। कैसा लगा मुझे लेक्चर बताइएगा। और ऐसे ही अगर आप सेशन को अच्छे से कंप्लीट करते जाएंगे तो यकीन मानिए एक जबरदस्त नोट्स आपके तैयार होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको भेजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े तो जुड़ जाइए। जबरदस्त चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे, स्टैटिक जी की जितनी आ रही है ना डेली बेसिस पे, अगर वही कर लेंगे तो उसी सिलेक्शन हो जाएगा।